नमस्कार सभी को। जन सुलभ पुस्तकालय के इस युवा स्वर कविता पाठ में मुझे मौका मिला है आज अपनी कविताएं कहने का। और मैं कुछ कविताएं अपनी प्रस्तुत करूंगा लगभग 1 घंटे के समय में। कुछ अपनी काव्य यात्रा और कविताओं के बारे में कविता पाठ करते हुए आगे बढ़ेगी बातचीत। अगर कोई साथी जुड़े हैं, जैसा कि दिख रहे हैं कुछ लोग, तो एक बार वो कंफर्म करें कि आवाज़ ठीक ढंग से जा रही है या नहीं। उसके बाद मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ना शुरू करूंगा। अर्पण जी का आभार कि उन्होंने मौका दिया है कविताएं पढ़ने के लिए। एक छोटा सा मैं अपना परिचय देता हूं। मैं आलोक कुमार मिश्रा हूं, शिक्षक हूं, कविताएं वगैरह लिखता हूं और एक कविता संग्रह मैं सीखता हूं बच्चों से जीवन की भाषा बोधि प्रकाशन से 2019 में आई है, जिसमें सभी शैक्षणिक कविताएं थीं लगभग 70 के आसपास। और कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी कविताएं आती रहती हैं। एक बाल कविता संग्रह अभी प्रलेख प्रकाशन से आ रहा है। तो इस तरह की कुछ काव्य यात्रा है अपनी, और बीच में कविताएं पढ़ते हुए और कविताएं सुनाते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। मैं शुरू ही करता हूँ ज़्यादा समय लिए बगैर। एक कविता, जैसा नहीं होना था। एक ऐसी स्थिति जो हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर एक कविता है, जैसा नहीं होना था। जब किसी ने बजाते हुए ताली पसार दिए हाथ मेरे आगे, मैंने झिझोड़ा खुद को कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। किसी ढाबे में चाय मांगने पर जब भी सूखे होठों वाला कोई लड़का कप लिए हाजिर हुआ, मैं देखने लगा सूरज को कि जल रहा है या जलकर बुझ गया, जल रहा है या गिरकर बुझ गया। जब भी भूखे पेट करतब दिखाती चौक चौराहे पर दिखी कोई लड़की, मस्तिष्क में कौधा संविधान और जानने को हो गया उत्कट कि अभी बने हुए हैं उसके अक्षर या हो गए निरस्त। जब फिर हुई लिंचिंग, मैं ढूंढने लगा अखबार कि होकर व्याकुल भूल गए छपना या छिपे और छपकर हंसते ही रहे। जब भी लटका कोई किसान फांसी पर, मैं निहारने लगा धरती कि फट पड़ी या अभी भी है अचल। अंत में सब वैसे ही थे जैसा उनको नहीं होना था। तो ये एक कविता जो हम अपने आसपास की स्थितियां देखते हैं। मैं कविता पाठ किए जा रहा हूँ, साथ ही बाद में लिंक रहेगा, वो देखते रहेंगे क्योंकि कम लोग ही मुझे दिख रहे हैं। एक कविता जो जी शुक्रिया सर, अर्पण सर आ गए हैं। एक कविता दावत। दिन किसी रोटी की तरह फूल कर नाच रहा है। अभी आजकल गर्मियाँ खूब हो रही हैं, तो उस संदर्भ में कविता आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दिन किसी रोटी की तरह फूल कर नाच रहा है दोपहर के गर्म तवे पर। सांझ की नरम हथेलियां बढ़ी आ रही हैं उस तक। अब ठंडी करके रोटियां परोस दी गई हैं आकाश की थाली में। उन्हें बैठ गई है जेब ने तारों की पंगत। देर रात तक चलेगी दावत। भोर में ही जग जाएगी एक स्त्री, नहाकर आकाश गंगा में चल पड़ेगी मांझने संसार की थाली तवा बर्तन, और फिर फूंकेगी सूरज की भट्ठी। तो ये कविता दिन, और खासकर जो गर्म दिन है हमारे, और उसके बाद जो रात आती है थोड़ी सी एक राहत लेकर, उस संदर्भ में थी। तो दिन के बाद अब रात का नंबर आता है चूंकि, तो रात के ऊपर भी एक कविता हो जाए। अमूमन मैं छंद मुक्त कविताएं लिखता हूँ, पर ये थोड़ी सी लय में लिखने की कोशिश की है कविता, तुकबंदी में। आ रही है रात देखो। चांद की हंसुली पहनकर आ रही है रात देखो।
चांद की हंसली पहनकर आ रही है रात देखो, सांस रोके सुन रही है हर दिशा पदचाप देखो। तारे टके आकाश की साड़ी बहुत ही फब रही, तारे टके आकाश की साड़ी बहुत ही फब रही। प्रेम में खोए युगल की खूब इससे निभ रही, फुसफुसा करके हवा से कर रही है बात देखो। चांद की हंसली पहनकर आ रही है रात देखो। श्याम इसके रंग पर कैसी बला की ताजगी है, श्याम इसके रंग पर कैसी बला की ताजगी है। एक ये ही खूबसूरत बाकी सब तो कागजी है, नींद की करके सवारी ला रही सौगात देखो। चांद की हंसली पहनकर आ रही है रात देखो। गाँव ने दिए जलाए आरती शहरों ने बारी, गाँव ने दिए जलाए आरती शहरों ने बारी। आँख मूंदे नदी पर्वत वंदना में धरा सारी, हर किसी को मौन की धुन दे रही है मात देखो। चांद की हंसली पहनकर आ रही है रात देखो। तैनात निगरानी में इसके बादलों की एक टुकड़ी, तैनात निगरानी में इसके बादलों की एक टुकड़ी। चल रही प्राची से देखो कैसी उमड़ी और घुमड़ी, स्वागतम में झींगरों की उठ रही है तान देखो। चांद की हंसली पहनकर आ रही है रात देखो। शुक्रिया धीरज सर, आप दिख रहे हैं। तैनात निगरानी में इसके बादलों की एक टुकड़ी, चल रही प्राची से देखो कैसी उमड़ी और घुमड़ी। स्वागतम में झींगुरों की उठ रही है तान देखो। चांद की हंसली पहनकर आ रही है रात देखो। भोर तक मदमस्त होकर घूमेगी गजगामिनी सी, भोर तक मदमस्त होकर घूमेगी गजगामिनी सी। सब में ऊर्जा भर रही है स्वप्न की ये स्वामिनी सी। कूच की बेला में जैसे आ रही बारात देखो, कूच की बेला में जैसे जा रही बारात देखो। चांद की हंसली पहनकर आ रही है रात देखो। तो ये दिन और रात के ऊपर 2 कविताएं थी जो मैंने सुनाई। कविताएं मैं शौकिया ही लिखता हूँ, अमूमन सभी लोग अपने शौक़ और उससे ही लिखते होंगे। और चूँकि मेरी कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, धीरे धीरे खासकर टीचिंग जॉब में आने के बाद जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ लोगों से मिला, उसके बाद मेरी एक तरह से साहित्यिक रुचि जागृत हुई। मेरे विद्यालय में कुछ साथी मेरे जैसे डॉक्टर गुलाब जी, वो लिखने पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते थे, तो उन सब की संगत में आकर कुछ कुछ लिखना शुरू किया। और ख़ासकर एक शिक्षक होते हुए क्लासरूम में बच्चों के साथ डील करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए जो कुछ अनुभव और अनुभूति होती रही हैं, वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। मेरा एक काव्य संग्रह विशेषकर इसी पर केंद्रित है, मैं सीखता हूँ बच्चों से जीवन की भाषा। ये बोधि प्रकाशन से आया है 2019 में। इसमें लगभग 70 कविताएं हैं जो क्लासरूम की सिनारियों के ऊपर ही हैं, बच्चों से सीखने सिखाने की प्रवृत्ति के ऊपर हैं। तो उसमें से मैं कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहूँगा। बच्चों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम टीचर्स। एक कविता है, अब वहाँ हरियाली है। उसकी आंखों में फैला था एक उजाड़ रेगिस्तान, उसकी आंखों में फैला था एक उजाड़ रेगिस्तान। और मैं पढ़ा रहा था उसे ऊंचे पर्वत, निर्मल नदियाँ, घाटियाँ, बर्फीली हवाएं। उसमें उगे थे झाड़ बबूल, चल रहे थे गर्म लू के थपेड़े। और मैं दिखा रहा था शंकुधारी वन, देवदार और ताड़ वृक्ष। उसमें रेंग रहे थे सरीसृप और मैं दूह रहा था चौपाए। मेरे और उसके बीच पसरा था एक परायापन, मेरे और उसके बीच पसरा था एक विलोम। दरअसल हम दोनों थे 2 अलग अलग दुनिया में। मैं उसे खींच रहा था अपनी ओर और वह जम गया था खुद में। एक दिन जब मैं ही पहुंचा उस तक, उसकी आंखों में उतर आए बादल, बरसे टूटकर उमड़ पड़ा समंदर। अब वहाँ हरियाली है, अब वहाँ हरियाली है। तो बच्चों से जब हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्लासरूम में, उनसे जुड़ पाते हैं, उनकी भाषा में उनके अनुभवों को जगह दे पाते हैं कक्षाओं में, तो जो एक वातावरण बनता है, जो एक अधिगम में, लर्निंग में जो अवरोध होते हैं वो जिस तरह से टूटते हैं, ये उसकी एक वानगी थी ये कविता। कुछ और संदर्भ बच्चों से मिलते रहते हैं।
जब क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं उसी के ऊपर एक कविता है। जब खुलते हैं बच्चे, मौका मिलते ही बच्चे खुलते हैं किसी पोटली की तरह। मौका मिलते ही बच्चे खुलते हैं किसी पोटली की तरह और बिखर जाते हैं कक्षा में बनकर खुशबू। महका देते हैं आसपास की नीरसता को, वे फैल जाते हैं हवा की तरह, घुल जाते हैं रग रग में जीवन बनकर। उनके खुलने से खुलती है गांठ मन की और खिल जाता है अंतस। वे खिलते हैं गुंजायमान होते हुए और संपूर्ण परिवेश बदल जाता है सुरम्य वाटिका में, जहां शिक्षक डालते हैं खाद पानी बनकर माली। तो एक कक्षा की स्थिति है ये जो इस कविता में लाने की कोशिश की। इसी संग्रह की दो एक कविताएं और सुनाना पसंद करूँगा। एक कविता अक्सर अमूमन हम बच्चों को प्रेरित करने के लिए कुछ कुछ कहते रहते हैं क्लासेस में, तो उसको ध्यान में रखकर कि जब पढ़ाई के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। तुम्हें सिरजनी है धरती, ये कविता का शीर्षक है। पढ़ो कि तुम्हें टकराना है पहाड़ सरीखे पूर्वाग्रहों से। पढ़ो कि तुम्हें टकराना है पहाड़ सरीखे पूर्वाग्रहों से, समुद्र से भी विशाल विषाक्त मनों से। जूझना है दंभ के तूफानों से, तुम्हें भिड़ना है अपनों के परायेपन से। निकलना है घृणा की अंधी गली से, पार करना है लोक कपट के रपटीले रास्ते को। समझना है विभाजन की राजनीति और राजनीति के विभाजन को। समझना है विभाजन की राजनीति और राजनीति के विभाजन को। पढ़ो कि तुम्हें पढ़ना है प्रेम कविताएं। पढ़ो कि तुम्हें पढ़ना है प्रेम कविताएं। पढ़ो कि तुम्हें पढ़नी है प्रेम कविताएं। लहराना है ध्वज मानवता का, जानना है पूर्वजों का संघर्ष और आज के लिए कल का बलिदान। पढ़ो कि तुम्हें बाँचना है संबंधों का ताप, तानना है अपनत्व का अंबर, लगानी है श्रम की बेल, सींचना है अंतस, सिरजनी है धरती। तो एक ऐसी कविता जो हम अमूमन बच्चों को कक्षा में मोटिवेट करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहते हैं। तो उस संदर्भ को ध्यान में रखकर एक शिक्षा के महत्व पर एक और कविता। शिक्षा का जादू। शिक्षा जादू है जो पैदा कर देती है दो से ज़्यादा आँखें। शिक्षा जादू है जो पैदा कर देती है दो से ज़्यादा आँखें, जिससे हम देख सकें दुनिया के एक नहीं अनंत सिरे। वह उगा देती है हमारे कई कई हाथ, वह उगा देती है हमारे कई कई हाथ, जो बन सकें अपना ही नहीं गैरों का भी संबल। शिक्षा कर देती है हृदय के समुद्र को और गहरा, समा सके जिसमें हर किसी की वेदना। वह भर देती है हम में हौसला ऐसा, वह भर देती है हम में हौसला ऐसा, जो टकरा सके सत्ता और अन्याय की हर एक दुरभिसंधि से। शिक्षा साकार करती है एक बेहतर दुनिया का सपना। इसीलिए कहता हूँ खूब पढ़ो मेरे समय के बच्चों, खूब पढ़ो मेरे समय के बच्चों। अर्चना शरण मैम का स्वागत है। आपकी टिप्पणी मिल गई है मुझे। एक कविता इसी में, पूर्ण सुंदर लाजवाब। किस तरह से बच्चे जो होते हैं वो एक टीचर को क्या क्या देते हैं। कक्षा में जब मैं हो जाता हूँ पानी, कक्षा में जब मैं हो जाता हूँ पानी, बच्चे बन जाते हैं मछली और तैर जाते हैं मुझ में इस छोर से उस छोर तक। जब मैं बन जाता हूँ हवा, वो घुल जाते हैं मुझ में बनकर खुशबू, फैल जाते हैं हर तरफ। जब मैं होता हूँ पेड़, वो हो जाते हैं चिड़िया, चहचहाते हैं मुझ पर बनाकर बसेरा। पृष्ठभूमि की आवाज़ ना आए तो बेहतर। जी, वो मेरे ख्याल से गली में कुछ हलचल है थोड़ी सी, बाहर वाले रूम में हूँ तो देखता हूँ शायद अभी। और हाँ, जब कभी मैं होता हूँ पहाड़, झरने की तरह वो फूटते हैं मुझ में और बना देते हैं एक सुरम्य वादी मेरे मन की तलहटी में। इस तरह रहकर हमेशा साथ करते हैं वो मुझे पूर्ण सुंदर और लाजवाब। तो ये कविताएं हैं कक्षाओं से संबंधित। बस इससे एक दो कविता ही सुनाऊंगा, बाकी और कविताओं की हम बात करेंगे। एक है फिर मैं शिक्षक नहीं। अगर मैंने रोक कर रखा है कक्षा में, अगर मैंने रोक कर रखा है कक्षा में किसी निश्चल हंसी या किसी मासूम हरकत को, उठती जिज्ञासा और मचलते उछलते सवालों को, फिर मैं शिक्षक नहीं।
अगर मैंने रोक कर रखा है कक्षा में किसी निश्चल हंसी या किसी मासूम हरकत को, उठती जिज्ञासा और मचलते उछलते सवालों को, फिर मैं शिक्षक नहीं। अगर मैंने बांध कर रख दिया है अनुशासन की संदूक में खदबदाते विचारों को, बहुत जरूरी सहज व्यवहारों को, ज्वार से उपनते नकारों को, समझो मैं शिक्षक नहीं हूं। अगर मैंने कक्षा की खिड़की से परे धकेल दिया है उड़ते बादल के टुकड़े को, उससे चोंच लड़ाती चिड़िया को, हवा से लिपट कर झूमते पेड़ों को, मौसम की झांकती आंखों को, बेशक मैं शिक्षक नहीं हूँ। अगर बैठे हैं बच्चे सहमे सहमे दुबके से मुझे अपलक निहारते, मेरी हर बात को स्वीकारते, अपना कुछ न देते, सब अनमना सा लेते, यकीनन यकीनन मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ। तो ये कविताएं काव्य संग्रह मैं सीखता हूँ बच्चों से, जीवन की भाषा से है। अर्चना मैम की वाहवाही मिल रही है मुझे, शुक्रिया मैम। प्रीति करण जी, बहुत आभार आपका। मैं 1 सेकंड के लिए पानी की बोतल लेके बैठता हूँ। जी, खेद है, थोड़ा सा पानी पीने चला गया था। कुछ कविताएं मैं सुनाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका में, दिल्ली हिंदी अकादमी की पत्रिका है, उसमें आई थी सबसे बढ़कर। तो कविताएं कुछ ऐसी हैं, ज़्यादातर मैं शिक्षक हूँ तो क्लासरूम और बच्चों से मिलने जुलने के बाद जो अनुभूति होती है उसको लेकर मैंने लिखी। शुरुआत में बहुत कविताएं लिखी, उस पर एक संग्रह भी आया। ऐसा नहीं है कि और मुद्दों पे कविताएं नहीं लिखता हूँ, बहुत सी कविताएं हैं। तो एक कविता, सबसे बढ़कर। फूलों की नहीं ना ही किसी इत्र की, फूलों की नहीं ना ही किसी इत्र की, सबसे अच्छी गंध होती है स्नेह की। फूलों की नहीं ना ही किसी इत्र की, सबसे अच्छी गंध होती है स्नेह की। दूरी और समय के फासले में भी वह रहती है उतनी ही सिक्त होकर। सबसे अच्छी पुकार होती है जन्मभूमि की, उसके दरिया पहाड़ खेत घर लोग सब खत लिखते रहते हैं परदेश गए अपने को, जिसे बाँचती हैं मिलकर कई उनीदी रातें। सबसे बड़ा दुख है अपनी ही आंखों से ओझल होते देखना उन लोगों को, सबसे बड़ा दुख है अपनी ही आंखों से ओझल होते देखना उन लोगों को, जो कभी रोशनी बनकर रहे हों हमारी, उनके पीछे का अंधेरा जाता नहीं किसी नए दीपक से। सबसे बड़ा पछतावा होता है बचपन के किसी ऐसे दोस्त का बरसों बाद मिल जाना। सबसे बड़ा पछतावा होता है बचपन के किसी ऐसे दोस्त का बरसों बाद मिल जाना, जिसे मिलने के सपने आते रहे हों रोज, पर वो मिला हो बर्फ सा ठंडा किसी छूटते हुए हाथ सा। सबसे सुंदर होता है वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की डोली को देते हुए कंधा निकलने नहीं देता अपने अंदर के तूफान को, उसके दूल्हे बाराती घराती किसी के भी सामने। तो ये कविता थी। एक और कविता, अच्छी कविताएं। बहुत बार बहुत सी कविताएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में बहुत पहुंचती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं, पर वो ऐसा मोमेंट होता है कि उस मोमेंट में लिखना संभव नहीं होता, या लिखने से उस भाव में मुझे लगता है कई बार विघ्न पड़ता है, तो वो भाव कई बार आते हैं और निकल जाते हैं। तो उसी पर अच्छी कविताएं। अर्चना मैम शुक्रिया आपकी लगातार। प्रीति करण जी शुक्रिया आपका। अच्छी कविताएं, ये कविता का शीर्षक है। एक कविता निकली अभी अभी सामने से, एक कविता निकली अभी अभी सामने से, भागती अटखेलियां करती हुई मेरे बेटे की हंसी में घुलकर मैंने उसे पकड़ा नहीं। एक कविता निकली अभी अभी सामने से, भागती अटखेलियां करती हुई मेरे बेटे की हंसी में घुलकर मैंने उसे पकड़ा नहीं। वह इतनी कोमल और शीतल थी कि मैं कर नहीं सकता था उसे भंग अपने खुरदुरे हाथों में लेकर। एक कविता चिटकी अभी अभी बनकर कली से फूल, उसे महसूस करना छोड़कर कागज पर उतारने की भला कैसे करूं भूल। एक बार की थी मैंने ऐसी कोशिश,
एक बार की थी मैंने ऐसी कोशिश, अंत में हाथ लगे थे महशूल। कल भी एक कविता भिन गई थी घर के हर पोर में, कल भी एक कविता भिन गई थी घर के हर पोर में, जब अपनी मरी माँ को याद कर मेरी माँ रो रही थी भोर में। मैंने जानते हुए भी ढक लिया था अपना मुंह, भला माँ बेटी के बीच की ये मार्मिकता कहाँ समा सकती थी लिखे शब्दों के हेर फेर में। एक कविता तो खड़ी है सुबह से, सीना ताने टीवी के पर्दे पर आर पार। एक कविता तो खड़ी है सुबह से, सीना ताने टीवी के पर्दे पर आर पार। किसानों मजदूरों की इनकलाबी आवाज़ और उन्हें रौंदने पर आमदा सरकार। कविता का गला भर्राया हुआ है, उसे अभी लय छंद की नहीं है हमारे साथ और सांत्वना की दरकार। सबसे अच्छी और ज़रूरी कविताएं ऐसे ही गुजर जाती हैं आँखों के आगे से, देते हुए हृदय में दस्तक और बांध लेती हैं हमारी संवेदनाएं, खींच ले जाती हैं दूसरी ओर, कर देती हैं बोला। जब तक संभलते हैं हम, वे बिना लिखे समा जाती हैं अनंत में, निकल जाती हैं दूर तक। तो इस तरह ये कविताओं की एक यात्रा जो हम तक पहुंचने से पहले भी कई बार घटित हो जाती है, उसको लेकर इसी तरह कुछ एक उस भाव पर एक कविता कि किस तरह से जो हमारे आसपास हमारे लोग होते हैं घर और परिवार के, उनके मनोमस्तिष्क या उनका जो मूड होता है वो हमारे दिन को डिसाइड करता है। वो हमारे हम कितने खुश रहेंगे या उदास होंगे या क्या हमारी मन स्थिति होगी, वो हमारे अपने लोगों के जो मन स्थिति है उससे बहुत प्रभावित होती है। तो उसी पर एक कविता, मौसम और ज़िंदगी। मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बसंत के लिए महीनों, मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बसंत के लिए महीनों। मेरी बिटिया जादू कहकर जब जब खोलती है मुट्ठी, मेरी बिटिया जादू कहकर जब जब खोलती है मुट्ठी, घर के पोर पोर में खिल जाते हैं बेमौसम ही कई गुलाब। मेरे पिता जब कभी भी होते हैं मायूस उदास दुखी और अबोले, मेरे पिता जब कभी भी होते हैं मायूस उदास दुखी और अबोले, एक पतझड़ आकर ढांप लेता है हमारे उन दिनों और रातों को। बाट नहीं जोहनी होती मुझे सावन के लिए गर्मियों के चले जाने की, मेरी माँ की आंखों में इतना पानी है कि बरस कर गीला कर देती हैं हमारे स्नेह सुख दुख और स्मृति का हर पल। जेठ अषाढ़ या किसी भी महीने में एक माघ बिछ जाता है बिस्तर पर, जब अपना ताप समेट कर जुटी रहती हैं कामों में मेरी पत्नी। मेरे सो जाने तक जाने अनजाने में मिली उपेक्षा या गलत बयानी के प्रतिकार में पसरी ठंड सबसे बुरी होती है पर जरूरी भी। सारे मौसम मेरे इर्द गिर्द चलते हैं दबे पांव, हर बार उन्हें प्रकट होने के लिए सूरज के चारों ओर घूम रही पृथ्वी की स्थिति की ही नहीं, मेरे लोगों की ज़िंदगी की भी दरकार होती है। तो ये एक कविता जो हमारे आसपास जो हमारे अपने होते हैं उनकी मना स्थिति कैसे हमें प्रभावित करती है उसको लेकर। तो कुछ टिप्पणियाँ मुझे दिख रही हैं। धीरेन्द्र सर लगातार बने हुए हैं, शुक्रिया सर, आपकी हौसला अफजाई मिल रही है मुझे। अर्चना मैम शुक्रिया। कुछ और कविताएं जो चिटपुट मैंने लिखी हुई हैं उसमें से मैं आपको सुनाता हूँ। एक पिता होते हुए भी, एक शिक्षक होते हुए तो मैं सोचता ही हूँ, लिखता ही हूँ, पिता होते हुए कई बार कविताएं आती हैं अपने बच्चों से जब भी हम संवाद करते हैं या इस तरह की। मैं बनना चाहता हूँ अच्छा पापा, मैं एक पेड़ होना चाहता हूँ जिसके नीचे मेरी बेटियाँ खेलें घर घर। मैं एक पेड़ होना चाहता हूँ जिसके नीचे मेरी बेटियाँ खेलें घर घर, जिसकी डाल पर वे और सावन दोनों झूलें झूम झूम कर। मैं चिड़िया होना चाहता हूँ कि ला सकूँ दूर देश से दाने, मैं चिड़िया होना चाहता हूँ कि ला सकूँ दूर देश से दाने और डाल सकूँ उनके मुँह में बड़े प्रेम से बड़े जतन से। मैं अपनी बेटियों के लिए बनना चाहता हूँ जादूगर, मैं अपनी बेटियों के लिए बनना चाहता हूँ जादूगर, कि उन्हें दिखा सकूँ दुनियादारी के ऐसे ऐसे करतब जिससे वे आनंदित ही ना हों बल्कि सीख भी सकें। मैं अपनी बेटियों का बनना चाहता हूँ खिलौना जिसे
जिससे उनके सीने से लग सो सकूं रात भर और महसूस कर सकूं उनका मासूम स्पर्श। मैं एक किताब होना चाहता हूँ जिसे पढ़ सके मेरी लाडलियाँ जिसमें पढ़ सकें मेरी लाडलियाँ ज़िंदगी के फ़लसफ़े। कुल मिलाकर मैं होना चाहता हूँ एक अच्छा पापा कि ज़िंदगी जीते हुए वे महसूस कर पाएँ हमेशा अपने साथ मुझे। और इसी भावभूमि की एक कविता बेटियों के पिता के तौर पे, आँखों में मशाल। अपनी बेटी को सिखा रहा हूँ आँख मारना, अपनी बेटी को सिखा रहा हूँ आँख मारना, जिससे वो एक झटके में ही ध्वस्त कर दे उसे घेरने वाली मर्दवादी किलेबंदी। उसे सिखा रहा हूँ आंखें मटकाना कि वो देख सके 360 डिग्री और भेद सके चक्रव्यूह के सारे द्वार। उसे कह रहा हूँ कि वो सोए तो खुली आंखों से, जिससे जान सके कि अंधेरे में भी किस तरह बेखटके चले आते हैं दिन के कुछ देवता बनकर शैतान। उसकी आंखों के अंदर मैं बना रहा हूँ एक सुरक्षा द्वार, जिसे पार करने से पहले देनी हो हर किसी को परीक्षा। मैं उसकी आंखों में जलाना चाहता हूँ एक मशाल, मैं उसकी आंखों में जलाना चाहता हूँ एक मशाल, जो जले और जला भी सके, जो जले और जला भी सके। तो ये कविता जो बच्चों को ध्यान में रखकर कई बार आती हैं हमारे मन में, उस संदर्भ में लिखी थी। ये कविताएं कुछ समय पहले की ही हैं सारी, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक कविता क्या है? कविता क्या है? अंतस की आवाज़ है, अंतस की आवाज़ है जो फूटती है अक्सर भावनाओं की अंतिम परत से। वह पक्ष तो है पर न तो सत्ता का न ही विपक्ष का। वह पक्ष है व्यवस्था के बाहर धकेल दिए गए, ये दबा दिए गए सत्य का। वह शक्ति है शब्दों की और उससे लैस आवाज़ों की, वही आवाज़ें जो राजमहल के अंतःकक्ष तक की दीवारों को भेद देती हैं और चिंता में डाल देती हैं राजा और समस्त रनिवास को। वह हौसला है किसान का जो आसमान के धोखा दे जाने पर भी खोद कर पाताल खींच लाता है जलधार और उगा देता है जीवन की उम्मीद। कविता अक्सर माओं के वक्ष और मुंह से एक साथ निकलने वाली पवित्र श्वेत रसलहरी लोरी है, जो सीधे रोते बिलखते संतान की आत्मा तक पहुंच उसे चैन से सुला देती है। कविता कभी कभी हथियार बनकर आ जाती है लाखों करोड़ों हाथों में और झुका देती है लोकतंत्र के लबादे में खड़े तानाशाह को। कविता कभी कभी हथियार बनकर आ जाती है लाखों करोड़ों हाथों में और झुका देती है लोकतंत्र के लबादे में खड़े तानाशाह को। तो इस तरह एक कविताओं के संदर्भ में कि कविता किस तरह से हमारे जीवन में और हमें प्रभावित करती है। एक और कविता, हमारा समय कब आएगा। सांझ की खिड़की से कूदकर दरिया में डूबा सूरज आज सुबह सुबह फिर निकल आया है उस पार के तट पर। सांझ की खिड़की से कूदकर दरिया में डूबा सूरज आज सुबह सुबह फिर निकल आया है उस पार के तट पर। धीरज सर, शुक्रिया शुक्रिया। जंगल की घनी हरियाली में खो चुकी कोयल कूक कर देने लगी है अपना पता। खेत की मिट्टी में दफन कर दिए गए थे बीज, पर अब एक अंगड़ाई के साथ करके विद्रोह कर लिया है रुख सबने आसमान की ओर। इस बार की घनघोर वर्षा में होकर विरह व्याकुल, खुद में सिमटी रही नदी तोड़कर अपनी ही मर्यादाओं का तटबंध ढूंढती फिर रही है न जाने किसे नगर नगर गांव गांव। अपनी जुबान में सुनी मात्र एक पुकार को इतनी तवज्जो दी शांत सोए श्वानों ने कि सोना भूल इधर उधर मुंह उठाए आश्वस्ति के स्वर में निकाल रहे हैं आवाज और कर दिया है गुंजायमान हर दिशा को। पर आत्म सुख में डूबे खोए दबे सिमटे सोए लोकतंत्र के पहरू नागरिकों, हमारा समय कब आएगा। परिवर्तनशील दुनिया रुकी है जानने को, हमारा समय कब आएगा। तो ये कविता थी जो थोड़ी कुछ कविताएं जो एक कविता जो अमूमन हमारे यहाँ हमारे समाज में ऑनर किलिंग के नाम पर अमूमन हम खबरें देखते हैं। लाल गुलाब। अभी हाँ बिल्कुल अभी
अभी अभी, हाँ बिल्कुल अभी, शहर के बाहर झाड़ियों में मिली है एक लाश। 17-18 साल की थी शायद वह लड़की। पता नहीं चल पाया है कि कौन थी। पता नहीं चल पाया है कि कौन थी, कहाँ की थी। कुछ पास नहीं है उसके, सिवाय एक लाल गुलाब के, सिवाय एक लाल गुलाब के। तो ये एक कविता जो इसी स्थिति के लिए। कुछ कविताएं और सुनाता हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा भी है हमारे पास। एक कविता ये है। मेरी हथेली पर उगे सूरज तो अच्छा हो, मेरी हथेली पर उगे सूरज तो अच्छा हो। अंधेरा लिए मुट्ठी में अब मैं ऊब गया हूँ, अंधेरा लिए मुट्ठी में अब मैं ऊब गया हूँ। तुम्हारी आंखों में एक हरा जंगल हो तो क्या कहना, तुम्हारी आंखों में एक हरा जंगल हो तो क्या कहना। सिर्फ दरिया बहे ये मुझको गंवारा नहीं लगता। बहुत ही शोर है बाहर, खिड़की दरवाजे कर लो बंद, कि शोर में आवाज़ सुनाई नहीं देती। तुम्हारे और मेरे बीच अगर टूटी न ये चुप्पी, तो समझो टूट जाएगा हमारे प्यार का रिश्ता। कि अपने ज़िंदा होने का हमें इजहार करना है, किसी उन्नीदी आँखों से चलकर बात करते हैं, किसी उन्नीदी आँखों से चलकर बात करते हैं। तो ये एक कविता समाज की विडंबनाओं पर, जो मैं अपने आसपास अमूमन देखता हूँ। सब ठीक है, समाज में घनघोर शांति है, समाज में घनघोर शांति है, क्योंकि जाति जमी हुई है। लोग पड़े हैं अपने अपने दड़बों में चुपचाप, कुछ दड़बे आलीशान कुछ नर्क के समान, कुछ दड़बे आलीशान कुछ नर्क के समान। देश में बनी हुई है कानून व्यवस्था, क्योंकि भूखों ने सी रखे हैं मुंह। चाट रखा है धर्म का अफीम, बांध रखे हैं हाथ, पेट में डालकर बैठे हैं लात, पेट में डालकर बैठे हैं लात। बाजार में तेज है विकास की रफ्तार, बाजार में तेज है विकास की रफ्तार। पूंजी के स्वागत में खुले हैं द्वार, अल्प वेतन और असुरक्षा में भी दिखते प्रसन्न। मजदूर कर रहे हैं श्रम, उपभोक्ता हो चुके हैं पूरे बेशर्म, उपभोक्ता हो चुके हैं पूरे बेशर्म। घरों में स्वर्ग का नज़ारा है, स्त्रियां संलग्न हैं सेवा भाव से। बच्चे खेलते नहीं बस पढ़ते हैं, और मर्द फेंटते हैं ताश। समय पर सबको रोटी पानी की आस, समय पे सबको रोटी पानी की आस। मैं भी हूँ सुखी और संतुष्ट, पढ़ता हूँ खबरें, लिखता हूँ कविता, जब तब देता हूँ क्रांतिकारी भाषण। बौद्धिक जुगाली कर करके थक जाता हूँ, और अगले दिन दोहरा सकूँ इसीलिए सो जाता हूँ, इसीलिए सो जाता हूँ। तो ये एक कविता थी। चंद्रकांता जी शुक्रिया, केतकी जी शुक्रिया आपका। कुछ और एक दो कविताएं सुनाऊंगा और उसके बाद फिर सुनो बेटी। एक कविता है, सुनो बेटी। सुनो बेटी, उसी दिन भाग जाना छोड़कर मुझे और मेरा घर द्वार। सुनो बेटी, उसी दिन भाग जाना छोड़कर मुझे और मेरा घर द्वार। जिस दिन मुझ में यानी तुम्हारे पिता में घुसकर बैठ जाए संस्कृति रक्षक पहरेदार, कोई परिवार रूपी जर्जर साम्राज्य का राजा या दासियों का सामंत। जिस दिन दिशा दिखाते दिखाते मैं खुद ही बन जाऊं दिशा, जिस दिन दिशा दिखाते दिखाते मैं खुद ही बन जाऊं दिशा। रास्ता बदल लेना, जिस दिन वर्तमान होते होते बन जाऊं भविष्य, विद्रोह कर देना। हालांकि मुझे पता है तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, पर छोड़ जाना। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, पर छोड़ जाना मुझे और मेरी अक्ल को अकेला ठिकाने लगने के लिए। यकीन मानो मैं आ ही जाऊंगा रास्ते पर, फिर ढूंढता हुआ तुम्हें, तुम्हारी माँ की वही सितारों जड़ी साड़ी उपहार में देने के लिए, उपहार में देने के लिए। लड़कियों पर ही ये कविता। भागो लड़कियों, भागो भागो भागो, रुके हुए समय की लड़कियों भागो, ऐसे भागो कि चल पड़े जमाना तुम्हारे पीछे।
रुके हुए समय की लड़कियों भागो, ऐसे भागो कि चल पड़े जमाना तुम्हारे पीछे, छोड़कर अपनी जड़ें और जड़ता दोनों। अपने पीछे छोड़कर भागो परिवार की झूठी मान मर्यादा, संस्कृति का दंभ अभिमान। परिवार की झूठी मान मर्यादा, संस्कृति का दंभ अभिमान और अतीत के समस्त प्रपंच। हाथ में हो सके तो लेकर भागो, लाल फूल किसी कल्प वृक्ष का, ना मिले किसी का साथ तो अकेले भागो। पर भागो इस पराई जर्जर अनगढ़ दुनिया से, मेरे समय की लड़कियों भागो। बस भागने के क्रम में खुद से न भागना, बस भागने के क्रम में खुद से न भागना, अपने हिस्से की ज़मीन और आसमां मत त्यागना, मत त्यागना। तो ये एक कविता जो महिलाओं और लड़कियों से संबंधित। एक और अक्सर हम दुनिया में तो देखते ही हैं, बातें करते ही हैं दुनिया भर की, घर परिवार भी कई बार अपनी एक पोजीशनिंग की वजह से हम भूल जाते हैं। एक कविता है, मैं भूल जाता हूँ। मैं कविता लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, पत्नी खाना बनाती है, परोस कर खिला जाती है, कुछ अंतरालों पर चाय पानी भी पिला जाती है। मैं कविता लिखता रहता हूँ। मेरे बच्चों को मेरी माँ बाहर खिलाने ले जाती है ताकि मेरा ध्यान न बटे। मैं वैसे तो मोटा होता जा रहा हूँ, पर दुबले होते जा रहे हो यह कह अफसोस जताती है। मैं मुस्कुरा देता हूँ और फिर कविता लिखने में जुट जाता हूँ। मेरी बहन जब देखती है प्रकाशित हुई मेरी कविताओं को, उसमें अपनी खुशी मिलाकर पूरे पड़ोस में बांट आती है। मैं और जोश से कविता लिखता हूँ। अपनी हर कविता के अंत में मैं अपना नाम नहीं लिखना भूलता, अपनी हर कविता के अंत में मैं अपना नाम लिखना नहीं भूलता, पर अपनी पत्नी, माँ और बहन का नाम लिखना भूल जाता हूँ। और इस तरह मैं अक्सर अपनी असली रचयिताओं को श्रेय देना भूल जाता हूँ। इस तरह मैं अक्सर असली रचयिताओं को श्रेय देना भूल जाता हूँ। तो ये कविता एक कविता मेरी माँ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह नहीं मिली अपने जीवन में किसी बड़े ज्ञानी, विज्ञानी या क्रांतिकारी से। उसने किया नहीं अब तक कोई बड़ा काम, ऐसा वह खुद ही कहती रहती है। पर बहुत साधारण होते हुए भी आज के युग में वह असाधारण सी लगती है मुझे, जब वह बताती है अपने बचपन को। ना जाने कितने नाम पर धर्मी सहेलियों के लेती है, आशिया, रजिया, मायरा और भी एक दो, पर इन्हें मैं दोहराऊं तो कहती है ऐसे नहीं बोलते लला मौसियों के नाम। वह रहीम चाचा को तो याद करके आकुल व्याकुल ही हो जाती है और कहती है कि तुम बचपन में बहुत बीमार पड़े थे, तो रहीम नाना ससुराल में आकर दे गए थे ताबीज़ और तुम ठीक हो गए थे। इस पर मैं हंसता नहीं, क्योंकि मुझे पता है माँ बुरा मान जाएगी। अभी भी जब मेरे घर पे बच्चे होते हैं बीमार, मैं जितना तेज़ी से दौड़ता हूँ अस्पताल की तरफ, वह दौड़ती है मस्जिद की ओर, नमाज पढ़कर निकलते नमाजियों से तेल में फूंक मरवाने। कहती है बहुत असरदार होता है, लगता है रहीम चाचा की ताबीज़ अब तक है उसके जहन में। मेरी माँ जब सुनती है टीवी पर नफ़रतों की बात, सिरे से करके खारिज करती है, बंद कहती है बंद कर दो टीवी। जब सुनती है आतंकवाद और आतंकवादी हरकतें, वह जब सुनती है आतंकवाद और आतंकवादी हरकतें कोसती है भरपूर, पर वह इसमें कोई धर्म नहीं ढूंढती। आज वह मुझे अपने आसपास के माहौल में लगती है एलियन। सोचता हूँ काश हम सब होते वैसे ही, सोचता हूँ काश हम सब होते ऐसे ही। तो एक साधारण घरेलू कम पढ़ी लिखी महिला जो हमारी माँ और रूपों में हमारे आसपास होती हैं, वो किस तरह से दुनिया को देखती हैं, कितनी निर्दोष नज़र होती है उनकी, और उसमें कोई पूर्वाग्रह है और कोई प्रोपेगेंडा और इस तरह की बातें नहीं आती। तो उसको लेकर ये कविता थी। एक और कविता माता पिता। माँ तो माँ होती है, ममता, प्यार, दुलार की जीवंत मूर्ति, पर वो माँ कुछ ज़्यादा माँ होती है जो नन्हे बच्चे को घर पर अकेला छोड़ तपती दोपहरी में सूरज से निपटती और उससे रोटियां झटकती है। पर वो माँ कुछ ज़्यादा माँ होती है जो नन्हे बच्चे को घर पर अकेला छोड़ तपती दोपहरी में सूरज से निपटती और उससे रोटियां झटकती है। पिता भी तो पिता ही होते हैं, जिनके आने भर से
अनुशासित हो जाता है घर का कोना कोना, पर वो पिता थोड़े खास होते हैं जिनके होने से शांत पड़े घर में किलकारी झरने लगती है, जिनके होने से शांत पड़े घर में फूट पड़ती है किलकारी और हंसी की फुहार। तो ये कविता मुझे लगता है कि लगभग हम समय के आसपास पहुंचने लगे हैं। एक कविता, ऐ लड़की। ऐ लड़की एक बात बताओ, ऐ लड़की एक बात बताओ, ये जो बात बात में तुम मुस्कुरा देती हो, ये जो बात बात में तुम मुस्कुरा देती हो, ये जो मुस्कुराते हुए शून्य में देखने लगती हो जाती हो कभी जड़ तुम, और क्षितिज का समस्त सूनापन आँखों में उतार लेती हो। ऐ लड़की, ये जो आँखों के पोर तुम्हारे हो जाते हैं जब तब गीले, ये जो गालों की लाली हो जाती है रंगहीन और तुम हो जाती हो निस्तेज, ये जो गाते हुए भी तुमसे निकल जाता है आह का स्वर, कहीं ये भी तुम्हारी कोई अनकही भाषा तो नहीं, कहीं ये भी तुम्हारी कोई अनकही भाषा तो नहीं, कहीं ऐसे भी तो तुम कुछ नहीं कह नहीं जाती बहुत कुछ, कहीं इसमें भी तो छिपाए नहीं तुमने जीवन के कई रंग, सच सच बताओ मुझे। ऐ लड़की, मैंने पाया है अक्सर अपनी माँ को भी ऐसे, जिसे अब तक समझ नहीं पाया मैं, तुम कैसे सीख गई वो भाषा जिसमें मेरी माँ, जबकि मेरी माँ तो मेरी माँ है। तुम औरतों में क्या है ऐसा जो जोड़ देता है तुम सबको जाने अनजाने, और हम पुरुष समझ नहीं पाते कभी जिसको। ऐ लड़की, आज बताओ मुझे, बता ही दो, वादा है मैं समझूंगा तुमसे, मैं समझूंगा तुमको और बतियाऊंगा तुमसे उसी भाषा में, बतियाऊंगा तुमसे उसी भाषा में। तो ये कुछ कविताएं थी जो मैंने सुनाया आप सबको। एक अंतिम कविता सुनाता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है समय के लगभग हम पास हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसका सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि अब फूलों को बस निहारता हूँ, तोड़ता नहीं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसका सबूत इससे क्या होगा कि, इसका सबूत इससे बढ़कर क्या होगा कि अब फूलों को बस निहारता हूँ, तोड़ता नहीं। मुझे बगिया अब तुम्हारे बालों का ही जूड़ा लगती है। मैं प्राची में उगते सूर्य को देख भर जाता हूँ असीम ऊर्जा से, और पश्चिम में तुम्हारे घर की ओर अस्त होने की कामना से चल पड़ता हूँ दिन की सड़क पर, और पश्चिम में तुम्हारे घर की ओर अस्त होने की कामना से चल पड़ता हूँ दिन की सड़क पर। मुझे दिशाएं इतनी खुली कभी नहीं लगीं कि अब से पहले मतवाला बन इतनी दूर दूर तक ना चाहता, आज ये मेरे मन की चौहद्दी बन गई हैं। मैं देख रहा हूँ फूट रहे हर एक अंकुर को और रीझ रहा हूँ इसमें मुझे मेरा प्रेम दिख रहा है। उगते बढ़ते और महकते लगता है मेरे प्रेम की हरियाली ढांप लेगी धरती का सारा खुरदुरापन। सुनो, तुम जो नहीं हो अभी मेरे पास, तो भी मैं अपनी उदासी जाहिर नहीं कर रहा। मुझे पता है प्रेम में जुदाई बरसों की हो सकती है, पर प्रेम बचा रहता है प्रेम की तरह ही, पर प्रेम बचा रहता है प्रेम की तरह ही। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी कविताएं सुना दी हैं, और अर्पित सर, अर्पण सर, अगर आप बताएंगे तो आगे एक दो कविता सुना सकता हूँ, बाकी समय मुझे लगता है हो गया है। चलिए एक दो कविताएं और अभी जन्मदिन पे लिखी थी मैंने। चुनौती। पृथ्वी की पीठ पर बैठ 36 परिक्रमा कर चुका हूँ सूरज की, और वो है कि गुमान में तरीरता ही रहता है। पृथ्वी की पीठ पर बैठ 36 परिक्रमा कर चुका हूँ सूरज की, और वो है कि गुमान में तरीरता ही रहता है। आखिर मेरे भी सब्र की एक सीमा है, न माना जो अब की बार झपट कर मुट्ठी में ले उसे, कूद पड़ूंगा अंतरिक्ष के कुएं में, कूद पड़ूंगा अंतरिक्ष के कुएं में। तो ये बहुत सी कविताएं मैंने सुना दी है। मुझे लगता है कविताओं का ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने कविताएं सुनी, साथ बने रहे, इसके लिए शुक्रिया और आभार। और जन सुलभ पुस्तकालय का आभार कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं अपनी कविताएं साझा करूं। कविता जो है वो लिंक के तौर पे जन सुलभ पुस्तकालय पर बनी रहेगी,
ये लिंक, ये वीडियो, और इसे बाद में भी देखा जा सकेगा। तो शुक्रिया, आभार आप सबका, धन्यवाद।